जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, कल आपका इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम था और आई होप आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। बट फिर भी कुछ बच्चे मुझे लगा कि वो थोड़े से डिप्रेस्ड थे, क्योंकि उनका मानना था कि इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा ट्रिकी था। चलिए एक बार देख लेते हैं आपका क्वेश्चन पेपर। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा बेटा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो आपका करेक्ट आंसर है बेटा वो है ऑप्शन डी, दैट इज एन इंडियन वर्किंग इन एन अमेरिकन कंपनी लोकेटेड इन द न्यूयॉर्क फॉर द पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपका करेक्ट आंसर है बेटा वो है ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पर जो आपका MPC है दैट विल बी इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा बेटा वो होगा आपका ऑप्शन सी 700, क्योंकि यहाँ पे BOT में डेफिसिट है -200 है। तो यहाँ पर आपके जो एक्सपोर्ट होंगे वो 700 होंगे, इंपोर्ट होगा आपका 900, तो आपका आंसर आ जाएगा -200। क्वेश्चन नंबर जो 5 है बेटे, इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, क्योंकि फ्यूचर की जो ट्रांजेक्शन है उससे बिलोंग करता है मनी का ये फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में जो आपका करेक्ट आंसर है बेटा दैट इज ऑप्शन नंबर बी 200। तो यहाँ पर आपका जो कंजम्पशन है और इनकम है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो आपका सेविंग 0 होगा, तो आपका APS वो भी आपका 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 को आप 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 0। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है बेटा वो है ऑप्शन बी, दैट इज 40,000। उसका रीज़न है बेटा यहाँ पर आपका जो रिक्वायर्ड रिजर्व का रेट है 10% है, तो के की वैल्यू होगी 10 और उसके बाद आपका 4000 का इनिशियल डिपॉजिट है, तो टोटल क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला होता है 4000 इंटू में टाइम्स, तो दैट इज 10 टाइम्स आपका बढ़ेगा, तो 4000 का 10 टाइम्स दैट इज 40,000। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। तो आपका बेटा जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई के कंपोनेंट्स आपको बताने हैं। जब फॉरेन टूरिस्ट हमारे यहाँ पर विजिट करेंगे तो सप्लाई बढ़ेगी, और जब डोनेशन होगा 500 बिलियंस का फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट तो इंडिया में भी फॉरेन करेंसी बढ़ेगी, तो उससे सप्लाई बढ़ेगी। तो ऑप्शन होगा आपका करेक्ट सी, दैट इज सेकेंड एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें बेटा, तो इसमें जो आपको ये डायग्राम बनाया है इसके अकॉर्डिंगली जो शेडेड एरिया है वो आपको 2 चीज़ें बता रहा है। पहला कि आपकी इनकम आपके कंजम्पशन से ज़्यादा है, यानी आपका ऑप्शन सी, और दूसरा यहाँ पे एक पॉइंट और दिखा रहा है ई, वो दिखा रहा है आपका कि सेविंग और जो है आपका वो 0 है यहाँ पर, क्योंकि आपका कंजम्पशन और इनकम दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो जो करेक्ट आंसर है बेटा दैट इज ऑप्शन बी, सेकंड एंड थर्ड। अब बात करेंगे बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बेटा ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें जो शेडेड एरिया है बेटा वो 2 चीज़ें दिखा रहा है। एक तो पॉइंट ई है जहाँ पर आपका वाई और सी यानी इनकम और कंजम्पशन दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो वहाँ पर सेविंग 0 होगा। और उसके बाद अगर आप देखें राइट हैंड साइड पर एफ और जी का जो डिफरेंस है बेटा वो आपको दिखा रहा है कि आपका इनकम ज़्यादा है और कंजम्पशन कम है, यानी कंजम्पशन इज लेस देन इनकम, वो दे रखा है आपको थर्ड ऑप्शन। तो बी का जो आंसर है उसमें लिखा भी है सेकेंड एंड थर्ड। अब बात करते हैं बेटा अपने नेक्स्ट MCQ की। नेक्स्ट MCQ में जो आपका करेक्ट आंसर होगा बेटा वो होगा ऑप्शन ए, दैट इज ऑटोनोमस आइटम्स। क्लियर है बेटा, ये थे सारे आपके MCQ। अब बात करते हैं आपके 11th क्वेश्चन की। तो बेटा जो क्वेश्चन नंबर 11 है जिसमें आपको NVAT FC निकालना है, इसमें जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 57 लाख। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहला जो स्टेप निकलेगा वो निकलेगा आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट, दैट विल बी सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। और सेल्स यहाँ पे बेटा 2 तरीके की सेल्स दे रखी है, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट, दोनों को आप ऐड करेंगे 210 होगा, प्लस चेंज इन स्टॉक -10 है, तो आपका आ जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट 200 करोड़। इसके बाद आपको सेकंड स्टेप निकालना है दैट इज GVAT MP, और वो निकाला जाता है बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जो यहाँ पर दिया गया है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स के रूप में 120 आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 80, दैट इज़ योर वैल्यू ऑफ GVAT MP। अब हमें यहाँ पर डेप्रीसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करना पड़ेगा। डेप्रीसिएशन आपको निकालना पड़ेगा पहली वैल्यू से, दैट इज़ 15,
और डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स करोगे तो 3 जो है लाख आएगा आपका डेप्रिसिएशन, वो माइनस होगा। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपको 20 गिवन है, वो भी आपको माइनस करना पड़ेगा। तो आंसर आएगा 57 लाख। अब यहाँ पर देखिए, ये जो मेरे अकॉर्डिंगली अगर मैं होता आपकी जगह तो मैं आपका ऑप्शन बी चूज करता, जिसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपको निकालना है। तो यहाँ पर नेट इनडायरेक्ट टैक्स के लिए आपको कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहाँ से निकल सकता है, पहले आपको वो देखना पड़ेगा। वो निकलेगा बेटा आपका NNP एट MP माइनस NNP एट FC अगर आप कर दें तो आपका आ जाता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। बट यहाँ पर आपको GNP एट FC दे रखा है, तो इसको पहले आपको NNP एट FC बनाना पड़ेगा। माइनस करेंगे आप डेप्रीसिएशन 100 करोड़, तो आपका NNP एट FC आ जाएगा 1200 करोड़ और NNP एट MP आपको दे रखा है 1400 करोड़। तो आपका जो करेक्ट आंसर है बेटा इसमें वो आएगा 200 करोड़। दैट विल बी NNP एट FC 1400 माइनस GNP एट देखिए बेटा, अब अगर आपकी जगह होता और मेरे पास ये ऑप्शन होता तो मैं ऑप्शन चूज करता बी। मेरे अकॉर्डिंगली ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें निकालना है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। यहाँ पर नेट इनडायरेक्ट टैक्स इन इन्फॉर्मेशन से कैसे निकलेगा, हमें NNP एट MP में से माइनस करना पड़ेगा NNP एट FC। बट NNP एट FC गिवन नहीं है, तो सबसे पहले आपको GNP एट FC को कन्वर्ट करना पड़ेगा NNP एट FC में। तो उसके लिए आपको 100 करोड़ का जो डेप्रीसिएशन है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, वो माइनस करना पड़ेगा। तो NNP एट FC की वैल्यू आएगी आपका 1200 करोड़। NNP एट MP आपका 1400 करोड़ है। 1400 करोड़ में से 1200 माइनस करेंगे तो 200 करोड़ आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स का आंसर होगा। क्लियर। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें लिखा है ट्रेड डेफिसिट मस्ट एग्जिस्ट इफ अ कंट्री इज फेसिंग सिचुएशन ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट। तो यहाँ पर आपको डिफेंड और रिफ्यूट करना है। तो मेरे अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है तो जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी ज़रूर होगा, यानी आपका BOT नेगेटिव होगा। जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है वो दो अलग कंपोनेंट्स के नेगेटिव होने की वजह से भी हो सकता है। जो होता है अपना एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम यानी सर्विसेज और यूनिलैटरल ट्रांजैक्शंस, तो उसकी वजह से भी आपका ट्रेड करंट अकाउंट डेफिसिट हो सकता है। केवल इसका एक रीज़न जो है वो ट्रेड अकाउंट या BOT का डेफिसिट होना ही ज़रूरी नहीं है। चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेटा आपका जो है न्यूमेरिकल ही है और आपको कैलकुलेट करना है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम दे रखा है, 10,000 मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी MPC दे रखा है 0.8, ऑटोनमस कंजम्पशन यानी A दे रखा है 100 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा बेटा वो होगा 1900। देखिए मैंने यहाँ पर करके भी आपको थोड़ा सा दिखाया, अगर आपको समझ में आ जाए तो आप लिखेंगे 10,000 इजिकल टू 100 प्लस 0.8 10,000 का प्लस I। तो यहाँ पर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 10,000 इजिकल टू 100 प्लस 8,000 प्लस I, यानी I इजिकल टू 10,000 माइनस 100। तो 1900 जो है आपका आंसर होगा। तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बेटा अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की। और 14 में देखिए दो पार्ट हैं। दो पार्ट में पहला है विद एन ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस इन्फ्लेशंस गवर्नमेंट में रिड्यूस पब्लिक एक्सपेंडिचर, डिस्कस द रेशनेबल बिहाइंड सच अ स्टेप विच में बी टेकन बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसमें आपका जो है गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव बताना है और गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो है बेटा स्टेबिलिटी। गवर्नमेंट बजट चैप्टर का एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वाला जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको एक्सप्लेन करना है। क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन की बात की है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है बेटा कीमतों का बढ़ना, और कीमतें कब बढ़ती है, व्हेन पीपल हैव मोर परचेजिंग पावर। तो यहाँ पे गवर्नमेंट दो तरीके से इस इन्फ्लेशन की सिचुएशंस को कंट्रोल करती है, थ्रू बजटरी पॉलिसी। पहला, गवर्नमेंट अपने रेट ऑफ टैक्स बढ़ा देती है कि गवर्नमेंट जब रेट ऑफ टैक्स बढ़ाएगा तो लोगों की परचेजिंग पावर अपने आप ही कम हो जाएगी। दूसरा, गवर्नमेंट विल रिड्यूस देयर एक्सपेंडिचर, क्योंकि बेटा जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर हैं वो पब्लिक की या लोगों की इनकम होती है जिससे उनकी परचेजिंग पावर बढ़ती है। जब गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर कम करेगी तो उससे अपने आप ही उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर लोगों की इनकम होता है। क्लियर। तो आपको यही सारी चीज़ इसमें बतानी
बतानी थी। फिर इसमें सेकंड पूछा है डिफाइन इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल। इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल कहता है बेटा एक्चुअल में इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम या लेवल ऑफ इनकम इकोनॉमी में जो डिटरमाइन किया जाता है वो एक्चुअल में लोग अपनी इनकम का कितना खर्च करना चाहते हैं, जिसको हम कहते हैं इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड का मतलब होता है एक्चुअल में लोग हाउ मच पीपल आर स्पेंडिंग ऑफ देयर इनकम, उसके ऊपर डिपेंड करता है। यानी इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल आपको ये बताता है कि इकोनॉमी में लेवल ऑफ इनकम कितना होगा, ये इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि लोग अपनी इनकम का एक्चुअल में कितना हिस्सा खर्च करते हैं। चलिए खैर ये था क्वेश्चन आपका ए। इसमें दूसरा ऑप्शन दिया है क्वेश्चन नंबर बी। तो इसमें अगर मैं आपकी जगह होता तो बेटा मैं आपका जो ऑप्शन बी है उसी को अटेम्प्ट करता। तो यहाँ पर पहले पूछा गया स्टेट द मीनिंग ऑफ अनइंटेंडेड एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज। तो इसको कहते हैं बेटा अनडिजायर स्टॉक, आपकी सिंपल लैंग्वेज में अनडिजायर स्टॉक। अनडिजायर स्टॉक का मतलब क्या होता है कि जब इकोनॉमी में एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से ज़्यादा हो जाए, जितना आपने सोचा था कि लोग आपके गुड्स और सर्विसेज पे खर्च करेंगे, ठीक है, उतना लोगों ने खर्च नहीं किया, यानी एएस इज ग्रेटर देन एडी। तो वहाँ पर प्रोड्यूसर है सम अनडिजायर स्टॉक, क्योंकि लोगों ने उतना खर्च नहीं किया तो आपके पास बिना बिका माल बच जाता है, जिसे हम अनडिजायर या अनइंटेंडेड एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज कहते हैं। अब इसमें सेकंड ऑप्शन है इफ एन इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, मतलब जितना आपने सोचा था लोगों ने उससे ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज पे खर्च किया है। इट मीन्स प्लान्ड एक्सपेंडिचर इज मोर देन प्लान्ड आउटपुट। तो इन दिस सिचुएशन प्रोड्यूसर विल सोल्ड आउट हिज डिजायर स्टॉक इन द मार्केट। जब वो डिजायर स्टॉक को मार्केट में बेच देगा तो बेटा यहाँ पर क्या होगा, जो प्रोड्यूसर का एक्चुअल इन्वेंट्री है, एक्चुअल स्टॉक है, वो उसके डिजायर स्टॉक से कम हो जाएगा। और उस बेस पर इकोनॉमी में क्या किया जाएगा बेटा, टू मेंटेन द डिजायर स्टॉक इकोनॉमी विल प्लान मोर आउटपुट, यानी आउटपुट का लेवल बढ़ेगा। आउटपुट का लेवल बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट का लेवल भी बढ़ेगा और इनकम का लेवल भी बढ़ेगा। और ये सिचुएशन तब तक चलती रहती है बेटा जब तक दोबारा से इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाती, यानी एएस और एडी दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हो जाते। चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। ओपन मार्केट ऑपरेशन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हेल्प इन रेगुलेटिंग मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, इन दिस सेंट्रल बैंक परचेड और सेल देयर सिक्योरिटी टू द पब्लिक टू कंट्रोल द मनी सप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल ठीक बात है। ये ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू जो है आरबीआई रेगुलेट कर सकता है मनी सप्लाई को। अगर इन्फ्लेशनरी सिचुएशन से मीन्स पीपल हैव मोर परचेजिंग पावर, इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज़्यादा है, तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, अपनी सिक्योरिटीज पब्लिक को बेच देता है, जिससे पब्लिक का जो पैसा है, पब्लिक की जो मनी है वो सेंट्रल बैंक के पास आ जाती है, इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाती है। ठीक है, और अगर मनी सप्लाई कम है इकोनॉमी में तो सेंट्रल बैंक अपनी सिक्योरिटीज को वापस परचेज कर लेता है, जिससे कि वो मनी सप्लाई रिलीज कर पाता है। क्लियर बेटा, यही सब कुछ आपको इस तरीके का इसमें आंसर देना था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। यहाँ पर भी ऑप्शन है बेटा आपके पास। पहला है आपका डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ अ गवर्नमेंट विद स्टेबल एग्जांपल। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर विच नाइदर इंक्रीज असेट्स नॉर डिक्रीज लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। पहला आपको ये लिख देना है बेटा। ठीक है, दूसरा जो है इसमें आपको एग्जाम्पल भी देना है, तो आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बेटा सब्सिडी का एग्जाम्पल दे सकते हो, गिवन बाय द गवर्नमेंट, इंटरेस्ट पेड बाय द गवर्नमेंट, वेजेज एंड सैलरी पेड बाय द गवर्नमेंट, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने पर किया गया खर्च, डिफेंस पर किया गया खर्च, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल हैं। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर में बेटा 2 पॉइंट तो वही बन जाएंगे, इट विल आइदर इंक्रीज असेट्स, दूसरा डिक्रीज लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया गया खर्च, यानी रोड बनवाने पर, स्कूल्स बनवाने पर, बिल्डिंग्स बनवाने पर, हॉस्पिटल्स बनवाने पर, ये सब गवर्नमेंट के कैपिटल एक्सपेंडिचर में इंक्लूड होता है। क्लियर। अब बात करते हैं इसमें जो आपका दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है उसकी। तो बेटा इसमें जो सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसमें आपको गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव बताना है, ठीक है, और उसकी कॉन्सिक्वेंसेस बतानी है। तो बेटा यहाँ पे जो ये आपको स्कीम बताई गई है, इसके थ्रू गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, गवर्नमेंट इकोनॉमी में लेवल ऑफ जीडीपी को बढ़ाना चाहती है। तो आपको जीडीपी ग्रोथ वाला
जो ऑब्जेक्टिव है उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। अब बात करते हैं और वाले क्वेश्चंस की। तो और वाले में भी आपको एक स्कीम बताई गई है, ठीक है, इसमें भी आपसे ऑब्जेक्टिव ही पूछा गया है गवर्नमेंट बजट का। तो यहाँ पे भी जीडीपी ग्रोथ के बारे में ही आपको बताना है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट जो है उसी का टॉपिक है ये भी। तो ये भी जीडीपी ग्रोथ के बारे में ही बात की गई है। फिर यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में डिफरेंस पूछा गया है। डायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्स in which we cannot shift the burden of tax from one person to another persons, ठीक है। इसमें bearer और payer are one and the same persons। इसमें आप इनकम टैक्स का एग्जांपल दे सकते हो, प्रॉपर्टी टैक्स का एग्जांपल दे सकते हो। जबकि बात करें इनडायरेक्ट टैक्स की, तो इसमें बेटा जो इनडायरेक्ट टैक्स है, बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सनस। तो इसलिए bearer और payer दो अलग अलग लोग होते हैं बेटा। इसके अलावा इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हो जीएसटी का और वैट का। अब बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। एज पर द इकोनॉमिक टाइम्स रिपोर्ट डेटेड इतना आपको ये बताया गया है बेटा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो सेल्स बढ़ी हुई है। तो आपको बताना है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जीडीपी एंड वेलफेयर कॉन्सेप्ट का है ये। तो देखिए जीडीपी एंड वेलफेयर कॉन्सेप्ट में आपको क्या बताना है यहाँ पर। एक तो जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज किया जाएगा उससे इकोनॉमी में क्या होगा, लेवल ऑफ पोल्यूशन कम हो जाएगा। मेन पर्पज यही है, ठीक है। एक तो आपको जो है ग्रीन इन्वायरमेंट मिलेगा, आपका जो लेवल ऑफ पोल्यूशन है वो कम हो जाएगा, तो वेलफेयर का लेवल भी बढ़ जाएगा। तो हर गवर्नमेंट का मेन पर्पज आज के टाइम पर मेन एम यही है कि जीडीपी बढ़े विदाउट हार्मफुल द इन्वायरमेंट, विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे आपको यही बताना है कि अगर इस तरीके से आपका जीडीपी बढ़ता है, आपका लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ता है, तो इससे आपका वेलफेयर का लेवल भी बढ़ेगा। फिर आपको यहाँ पर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बताना है। टू सेक्टर इकोनॉमी में, टू सेक्टर इकोनॉमी में आपको पता है हाउस होल्ड होता है बेटा, दूसरा फर्म होता है। तो यहाँ पे आपको दोनों फ्लो दिखाने हैं, रियल फ्लो भी और मनी फ्लो भी। रियल फ्लो में आप क्या दिखाएंगे, हाउस होल्ड से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जाते हैं बेटा फर्म सेक्टर में, और रियल फ्लो की बात करें तो फर्म से गुड्स और सर्विसेज फ्लो करती हैं बेटा हाउस होल्ड सेक्टर में। तो ये दोनों रियल फ्लो हैं। इनके ओपोजिट हमेशा एक मनी फ्लो भी होगा। तो यहाँ पर फर्म से हाउस होल्ड में जाता है बेटा फैक्टर पेमेंट, लैंड, आपका लैंड के बदले रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और वेजेज एंड सैलरी। इसके अलावा हाउस होल्ड से जो मनी फ्लो के रूप में पैसा जाएगा, ठीक है, वो भी आपको दिखाना है। वो होगा आपका एक्सपेंडिचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के रूप में। तो यहाँ पे आपको एक फ्लो चार्ट बना के दिखाना है। बड़े अच्छे से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। चलिए अब बात करते हैं अपनी इंडियन इकोनॉमिक्स की।